हो रहा है लगातार। तो मैं बताऊं कि पब्लिक हेल्थ के बारे में हमने कल पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे टू मेजर कंसेप्ट इन दी पब्लिक हेल्थ, यानी पब्लिक हेल्थ किस तरीके से चेंज हो रहा है, चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ दी पब्लिक हेल्थ किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो हम इसे बेसिकली 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक क्यूरेटिव मेडिसिन होता है और दूसरा प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है। जो प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है बेसिकली वही क्या है आप लोग का पब्लिक हेल्थ है। ऐसा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहता है कि पब्लिक हेल्थ का जो सिनोनियम है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन है। सबके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम कुछ चीज़ें जान लें। मैंने कहा कि जैसे जैसे पैटर्न चेंज हुआ, नई नई बीमारियां इंट्रोड्यूस हुई अपने इन्वायरमेंट में, पैटर्न कैसे चेंज हुआ। आप मान लो पहले डिजीज को आप दूसरे तरीके से पढ़ते थे, अब डिजीज क्योंकि अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब आप डिजीज किसी और तरीके से पढ़ेंगे। मैंने कहा पहले फेजेस कुछ और थे, पहले हम लोग बात करते थे कुछ लिमिटेड फेजेस की, जिस तरीके से हमारे पास कौन सा फेज़ था, डिजीज कंट्रोल फेज़ था, जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग फेज आया, जिस तरीके से हमारे हेल्थ फॉर ऑल आया। इसी तरीके से अर्ली 2000 के स्टार्टिंग में हमने पहले पढ़ने का डिजीज को जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने कहा कि डिजीज के पैटर्न में भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। कैसा पैटर्न में चेंज आ रहा है, पहले हम डिजीज को सिर्फ एक तरीके से पढ़ते थे, अब हम डिजीज को 2 तरीके से पढ़ने लग गए, एक कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें मच्छर या कोई भी बैक्टीरिया उसे आसानी से फैला देता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो आसानी से नहीं फैलते हैं, यानी बैक्टीरिया उन्हें फैला नहीं सकता है। बैक्टीरिया कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को ले जा सकते हैं, मच्छर मक्खियाँ, इन सबको हम बोलते हैं। अब हम बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हमारे इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस हुई। और आपको मैं बता दूं जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं ये सारे के सारे बेसिकली क्रोनिक होते हैं, यानी क्रोनिक डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो लंबे समय तक हमारे शरीर में रहते हैं। अब ये कुछ इस ऐसे तरीके के डिजीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसे कुछ डिजीज़ है हमारे पास, कैंसर, डायबिटीज़, HIV, एड्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एक्सेट्रा। इन डिजीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन अब मैं बता दूं इन डिजीज़ का एक डेवलपिंग कंट्री पे बहुत बेकार प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप लोग के पास 100 आदमी हैं और उनमें से 15 आदमी को इस तरीके की क्रोनिक डिजीज़ है, तो आपके पास बचेंगे कितने, सिर्फ 85 जो काम में एक्टिव होंगे। हमें पता है ये कभी ना कभी मर जाने हैं, क्योंकि अब मान लीजिए वो मेरी फैक्ट्री में काम करते थे, वो 100 आदमी मेरी फैक्ट्री में काम करते थे, तो इससे एक तो उनका घर भी बर्बाद हो रहा है क्योंकि वो उनकी जो फैमिली थी वो बेसिकली इकोनॉमिकली उन पर डिपेंड करती थी, और बदले में मेरी फैक्ट्री भी बर्बाद हो रही है। किस लिए, क्योंकि मेरे को एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ रही है। वो एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय थे, अब जो मैं नए एम्प्लॉय रखूँगा वो क्या होंगे, अनएक्सपीरियंस होंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनका देश यानी एक डेवलपिंग कंट्री पर बहुत बेकार प्रभाव पड़ा जाता है, भाई सोशली भी इकोनॉमिकली भी। अब हम बात करते हैं जैसे जैसे रियलाइजेशन बिगिन दैट देयर इज़ अदर फैक्टर्स, यानी कि बहुत सारे फैक्टर ऐसे थे, यानी कि हमने जैसे कि फैक्टर्स बदले तो डिजीज का तरीका बदल गया, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज इंट्रोड्यूस हुई। तो मैंने ये कहा कि अब नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज की तरह ही हम क्यों पढ़े बीमारियों को, अब हम बीमारी को चेंज कर कर पढ़ते हैं, यानी कि हम इन बीमारियों को इन्वायरमेंट से जोड़ कर देखते हैं। इकोनॉमिक, सोशली, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब की स्टडी अलग अलग तरीके से हम करने लग गए, और इस तरीके से मॉडर्न बायोलॉजी यानी मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग हुई। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हम जैसे जैसे डिजीज को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि डिजीज को अलग अलग पढ़ने के तरीके को एटायोलॉजी कहते हैं, और जैसे जैसे हम लोग अलग तरीके से डिजीज़ के पैटर्न को पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें नई डिजीज़ के बारे में पता लगेगा। अब इन चीज़ों को रोकने के लिए यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट में पाँच नए फैक्टर जुड़े, 5 तरीके के मेडिसिन जुड़े ताकि हम इन बीमारियों को रोक सकें। जिसमें से सबसे पहला जो मेडिसिन था उसे हम क्यूरेटिव मेडिसिन कहते हैं, दूसरा प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है जिसे हम लोग पब्लिक हेल्थ भी कहते हैं, तीसरा सोशल मेडिसिन होता है, चौथा कम्युनिटी मेडिसिन होता है, पाँचवा कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन होता है। तो ये टोटल 5 तरीके के मेडिसिन होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। क्यूरेटिव मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे तो क्यूरेटिव मेडिसिन को आप समझ लीजिए होता क्या है, 20वीं सदी की शुरुआत होती है। 20वीं सदी की शुरुआत में
एलोपैथिक मेडिसिन में बहुत बड़ा ट्रेमेंडस चेंजेस आते हैं और बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट करने लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लग गया है। डेवलपमेंट स्टार्ट है, एलोपैथिक मेडिसिन अपने चरम सीमा पे है और पूरी तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। इसी के साथ साथ जो एलोपैथिक मेडिसिन है, वो एलोपैथिक मेडिसिन को अगर आप लोग समझिएगा तो एलोपैथिक मेडिसिन बेसिकली करता क्या है, हम लोग कोई ड्रग्स लेते हैं और वो ड्रग्स बेसिकली कोई रिएक्शन प्रोड्यूस करता है और रिएक्शन प्रोड्यूस करके जो हमारी बॉडी में बीमारी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। मैंने क्या कहा, एलोपैथिक मेडिसिन को जब हम यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाता है और बॉडी में जाने के बाद वो क्या करता है, एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन प्रोड्यूस करने के बाद वो पूरी तरीके से उस बीमारी को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस क्यूरेटिव मेडिसिन का? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यूरेटिव मेडिसिन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बेसिकली आप लोगों का क्या होता है, क्योर द डिजीज, यानी किसी भी तरीके से डिजीज को क्योर कर दिया जाए, यानी कि डिजीज को किसी भी तरीके से रोक दिया जाए, सही तरीके से सही कर दिया जाए। अब क्या है, अगर आपको किसी भी तरीके की ड्रग्स लेना है तो ड्रग्स लेना है तो आप खुद से नहीं ले लेंगे। जैसे कि बुखार के लिए पैरासीटामोल आप लेते होंगे, बट आप लोग को पता ही होगा हम क्लोरोक्विनीन का भी यूज करते हैं मलेरिया में भी हमें बुखार होता है और हम क्लोरोक्विनीन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ड्रग्स हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम फिजिशियन थोड़ी ना हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं जो ड्रग्स डायरेक्ट ले लेंगे, और कभी लेना भी मत, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बुखार पैरासीटामोल से ही ठीक हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर दर्द का मतलब पेन किलर होता है। पहले मैं बता रहा हूँ, अब सुन लीजिए। अब मैंने ये कहा, अब ज़रा सही से सुनिएगा। अब किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास नई नई टेक्निक का डेवलपमेंट होने लग गया। एक्सरे मशीन आ गई, सिटी स्कैन आ गई, हर चीज़ का डेवलपमेंट होने लग गया। यानी कि क्यूरेटिव मेडिसिन में डायग्नोस्टिक बहुत ज़रूरी होता है। डायग्नोस्टिक इज़ द मेन फेज फॉर क्यूरेटिव मेडिसिन। तो डायग्नोस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डायग्नोस्ट करने के लिए हमारे पास नई नई मशीनें आने लग गई है। सिटी स्कैन, एक्सरे आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डैट। ठीक है, ब्लड टेस्ट, सीमन टेस्ट, हर तरीके का टेस्ट आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, तो ये बेसिकली इसको ज़रूरत होती है टू डिटरमाइन दी टू डायग्नोज द डिजीज़ वी हैव टू परफॉर्म सम टेस्ट। हमें कुछ टेस्ट करने लग जाते हैं और करने पड़ते हैं, और इन टेस्ट के नतीजे देखकर हम दवाई देते हैं जिसका हमें ट्रेमेंडस रिजल्ट भी मिलता है। और ट्रेमेंडस रिजल्ट का मतलब हम पूरी तरीके से सही हो जाते हैं। आप लोग को ये भी पता होगा, एलोपैथिक मेडिसिन जो 20th सेंचुरी में चल रही है उसने अपने आप को काफ़ी ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, जैसे कि रेस्पिरेटरी एंड स्लीपिंग मेडिसिन, जैसे कि एनेस्थेसियोलॉजी, जैसे कि और क्या कह सकते हैं आप लोग, ऑप्थेमोलॉजी, जैसे कि पेडिट्रिशियन, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट। तो इस तरीके के बहुत सारे ब्रांचेस बढ़ गए हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है। क्यूरेटिव मेडिसिन का डिसएडवांटेज ये हमने देखा है, जिस तरीके से साइंस नए नए फेज में जा रहा है, नई नई स्पेशलाइजेशन इनके साथ ऐड हो रही है, वैसे वैसे नए नए कॉस्ट में इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है। जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास सुपर स्पेशलिस्ट का थप्पा होता है, यानी वो सुपर स्पेशलिस्ट है। बट आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूँ इस बात को, इससे डॉक्टरों का कोई रिलेशन नहीं होता। डॉक्टर अपनी मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं, उनके पास डिग्री होता है, डिप्लोमा होता है, और इसी कारण से डॉक्टर इज़ द बेस्ट। तो फिजिशियन से पूछ कर ही दवाई लें, है ना। हमारे पास नए नए ब्रांच है, खर्चे से ना डरे, क्योंकि एक बार अच्छा डायग्नोस्ट आपको पूरी तरीके से ठीक कर सकता है, और एक ख़राब मेडिसिन आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखें, क्यूरेटिव मेडिसिन इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और ये अर्ली 2000 में अपने चरम सीमा पे है। सेकंड मेडिसिन की बात करेंगे, डैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन, हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज, और इसका जो ऑल्सो सिनोनियम फॉर अ पब्लिक हेल्थ। और इस तरीके से जो पब्लिक हेल्थ है उसने अपना ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल मीनिंग खो दिया, और वो बदलकर अब क्या हो गया है, वो बदलकर अब प्रिवेंशन मेडिसिन बन चुका है, सोशल मेडिसिन बन चुका है। और सोशल मेडिसिन के अलावा अगर हम बात करें, सोशल मेडिसिन के अलावा वो बेसिकली कम्युनिटी मेडिसिन्स उसको बोला जाता है। इस तरीके की बातें उसको क्यों बोली जाती है, ये सिनोनियम इन मेडिसिन्स के सिनोनियम क्यों बन गया है, क्योंकि उसका एक रीज़न है। यूनाइटेड स्टेट ने इसको सबसे पहली बार प्रिवेंशन मेडिसिन बोला था, यानी पब्लिक हेल्थ को प्रिवेंशन मेडिसिन बोलने वाला पहला देश यूनाइटेड स्टेट था। यूनाइटेड स्टेट ने इसको इसलिए प्रिवेंशन मेडिसिन बोला था क्योंकि वहाँ पे कुछ बीमारियाँ जो थी वो बेसिकली हम लोग पब्लिक हेल्थ से कंट्रोल कर रहे थे। और पब्लिक हेल्थ बेसिकली हम लोग पब्लिक हेल्थ के अंदर जो टोटल 4 टर्म्स थे, 4 फेजेस थे, उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ नया इवोल्यूट कर पाए, और कुछ नया इवोल्यूट कर पाए। इवोल्यूट करने के बाद हम लोगों ने
इसको पूरी तरीके से इसका मीनिंग बदल दिया और उसको हम लग कर दिया प्रिवेंशन मेडिसिन। तो अब अगर हम प्रिवेंशन मेडिसिन की बात करें तो प्रिवेंशन मेडिसिन होता क्या है? तो प्रिवेंशन मेडिसिन इंक्लूड प्रमोशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी प्रमोशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि प्रमोशन, डिजीज का प्रमोशन करना, दूसरा ट्रीटमेंट करना, उसको पूरी तरीके से सही करना, और तीसरा प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, ताकि आगे फ्यूचर में डिसेबिलिटीज़ ना आए। तो इस तरीके की बातों को भी देखना। अब अगर हम बात करें तो क्या होता है, इट इज़ नॉट ओनली टू प्रिवेंट द अकरेंस प्रोग्रेसिव ऑफ डिजीज़, और क्या बोल सकते हैं हम, डिसेबिलिटीज़, मेंटल और फिजिकल चेंजेस। हम इस तरीके से इसकी बात नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रिवेंटिव मेडिसिन सिर्फ इस तरीके की बात नहीं करता। वो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं अकरेंस प्रोग्रेसिव ऑफ डिजीज, डिसेबिलिटी और मेंटल फिजिकल अकरेंस की बात नहीं करता, वो बल्कि बात करता है कि पूरी तरीके से कम्युनिटी डिजीज फ्री हो जाए, पूरी तरीके से जो डिजीज़ है वो कम्युनिटी फ्री हो जाए विद द हेल्प ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी हेल्थ एजुकेशन की मदद से उस बीमारी का दोबारा वो बीमारी ना आए। तो ये भी प्रिवेंशन मेडिसिन कहता है। इनिशियली प्रिवेंशन जो प्रिवेंटिव मेडिसिन था वो सिर्फ हम लोग यूज़ करते थे वैक्सीन के लिए, डिप्थीरिया जैसी बीमारी को रोकने के लिए, और ये टाइफाइड जैसी बीमारी को, महामारियों को रोकने के लिए हम प्रिवेंशन जैसे वर्ड का यूज करते थे, प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे वर्डों का यूज करते थे। बट बाद में जैसे जैसे फूड का आविष्कार हुआ, जैसे जैसे न्यूट्रिशन के बारे में हम पता चला, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन दो तरीके के न्यूट्रिशन होता है, और कुछ बीमारियां न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, और जिस तरीके से आयोडीन की कमी से थायराइड होता है, तो इस तरीके से न्यूट्रिशन की कमी से भी कुछ बीमारियां हो सकती है। आगे और आविष्कार होते हैं, आगे पेस्टिसाइड्स वगैरह के आविष्कार हुए। पेस्टिसाइड्स वगैरह जैसे डीडीटी और एचसीटी, तो डीडीटी और एचसीटी ने काफ़ी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को रोका और फैलने से उनको काफ़ी आसानी से रोका दिया। तो ये भी प्रिवेंशन मेडिसिन का ही एक पार्ट था। आगे और आविष्कार हुए नए जिस तरीके से एंटी मलेरियल ड्रग्स आए, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स आए, एंटीबायोटिक्स आए, इन्होंने भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करी। लेटर डेवलपमेंट और नई टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ ताकि डायग्नोस्टिक आसान हुई, डिजीज़ को पहचानना आसान हो गया, और इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे आविष्कार होने से बहुत सारी प्रिवेंशन मेडिसिन ने बहुत मेन रोल प्ले करा। बट हियर इज़ द मेन प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन लगातार इंडिया जैसी कंट्री का, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास इकोनॉमिकली, सोशली, एनवायरमेंटल, पोल्यूशन जैसे मेन टास्क हमेशा अपने सर पर रहते हैं, और वहाँ पर फिर प्रिवेंशन मेडिसिन भी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेडिसिन को तीन पार्ट्स में बांट दिया है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत हम सब सारे लोगों में से बीमारी को दूर रखने की कोशिश करें, प्रिवेंट करने की कोशिश करें। दूसरा वो होता है कि हम उन लोगों को अटेम्प्ट करें जिसमें बीमारी फैल चुकी है, और जिसमें बीमारी फैल चुकी है हम उन लोगों को ठीक करने की कोशिश करें। और तीसरा टर्सरी प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन होता है जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी में ट्रांसफ़र ना हो, और ये सिर्फ नॉर्मल ट्रांसफ़र में रह जाए, कम्युनिटी ट्रांसफ़र ना हो इसका। तो हम तीसरा इस तरीके से कह सकते हैं ताकि कम्युनिटी ट्रांसफ़र